नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे कि भारत और चीन के बीच में जो लद्दाख सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं थी और आखिरकार भारत और भारत की सेना ने चीन और चीन की सेना को मजबूर कर दिया पीछे हटने को और उस चीन को जिसमें बहुत गुरूर था कि हम पीछे नहीं हटेंगे और भारत को दबा के रहेंगे, उसके गुरूर को ये चूर चूर किया है भारत ने। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और हर एक भारतीय के लिए बहुत गर्व और प्रसन्नता का विषय है कि उस गुरूर को तोड़ा कि जो ये समझ रखा था कि जहाँ तक हम हैं और हम पीछे नहीं हटेंगे और भारत ने उसको मजबूर किया। और जितने इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण इस पर वो शिखरों पर इसने उन पोजीशन पर भारत ने अपना कब्जा जमाया, वह स्ट्रेटजिकली यानी वो रणनीति के हिसाब से, सामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए थे और चीन की सेना के अपेक्षा बहुत ही जो है एडवांटेजियस पोजीशन में हो गई थी हमारी सेना। ये भी सभी को स्पष्ट है और देश को भी स्पष्ट है। अब जब हटने को मजबूर हुआ और भारत ने एक इंच भी मैंने उसके सापेक्ष कोई जमीन खोई नहीं है। अब इस संबंध में जो वो घोर गद्दार, देखिए जब गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया जाता है भारतीय अवाम ताकत दल के द्वारा और खास करके इस यूट्यूब के माध्यम से, तो एक तो गद्दार की इन सबों ने, देश के दुश्मनों ने और अलग अलग लोगों ने इसकी परिभाषाएं और अवधारणाएं बना रखी हैं, वो तो अलग एक मसला है। जैसे कि इस जो जीएनपीसी थी, जब तक इसका माहौल था, शासन था, इसने देशभक्ति और गद्दारी की परिभाषा ये बना रखी थी कि जो उस नेहरू परिवार से भक्ति करे, उसकी चाटुकारिता करे, वो देशभक्त कहलाएगा और जो उस नेहरू परिवार की चाटुकारिता और भक्ति न करे वो गद्दार कहलाएगा। ये तरह की अवधारणा जो है इस जीएनपीसी ने, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस ने, जिसको कि हमारे देश के लोग भ्रम से या भूल से या गलती से कांग्रेस कह रहे हैं, वो कांग्रेस नहीं है। ये बराबर भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को
बराबर समझा रहा है। तो उसने एक जो है वो समझा रखा। फिर कुछ कट्टरवादी तत्व जो है वो आस्था के आधार पर जो हिंदुत्व से भक्ति निभाता है वो देशभक्त, और जो हिंदुत्व से भक्ति नहीं निभाता है वो गद्दार। और उसी प्रकार इस्लाम से जो भक्ति निभाता है वो देशभक्त, और जो इस्लाम से भक्ति नहीं निभाता है वो गद्दार। इसी प्रकार और आस्थाओं में भी इसी प्रकार देशभक्ति और गद्दारी की अवधारणा वो स्थानीय रूप में और एक विकृत रूप में, परवर्टेड रूप में बनाई गई। भारतीय वाम ताकत दल ने बराबर ये बल दिया है और समझाया है कि जो हमारे देश के खिलाफ जो अपने मुल्क के प्रति भक्ति करता है और अपने मुल्क को सर्वोच्च मानता है और अपनी आवाम से मोहब्बत करता है वो देशभक्त है। और जो अपनी आवाम से घृणा करता है और इसमें भेद विभेद पैदा करने की कोशिश करता है और अपने देश के खिलाफ जो है वो देश के खिलाफ दुश्मनों का साथ देता है, वो गद्दार है। देश का गद्दार मतलब देश का गद्दार ही गद्दार कहला जाएगा। और देश के प्रति और देश के आवाम के प्रति भक्ति ही देशभक्ति है। यही इसका वास्तविक स्वरूप है। यही भारतीय वाम ताकत दल बराबर अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बता रहा है। अब आइए उस घोर गद्दार राहुल गांधी, जिसका कि पूरा खानदान, उसकी रग रग में भारत के खिलाफ गद्दारी भरी हुई है, उसके मुंह से दूसरे को गद्दार कहना किसी भी देशभक्त के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मोदी जी को उसने गद्दार कहा, इसके लिए तो बीजेपी वाले उनका बचाव करें। और देखने में आता है कि वो बचाव भी क्या करेंगे, वो हर वक्त जो है जो बीजेपी इस घोर गद्दार के सारे आरोपों को झेल करके भीगी बिल्ली बनी रहती है, वो क्या बचाव करेगी मोदी जी का और किसी का भी। तो खैर ये तमाशा तो देश देख रहा है, लेकिन किसी भी देशभक्त को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि वो खानदान, उस खानदान का वो गद्दार नेहरू, वो घोर गद्दार नेहरू और वो घोर गद्दार इंदिरा, घोर गद्दार राजीव गांधी और घोर गद्दार ये राहुल गांधी, घोर गद्दार ये सोनिया गांधी और घोर गद्दार प्रियंका गांधी, जिसके रग रग में भारत के खिलाफ गद्दारी भरी हुई है, वो जब गद्दारी की बात करता है तो किसी भी देशभक्त के लिए, मेरे लिए और हमारे भारतीय वाम ताकत दल के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इसलिए आज गद्दारी के विषय में उसकी असली तस्वीर इस जो घोर गद्दार जो खानदान है गांधी नेहरू परिवार का, उसका खुलासा करना अपना परम कर्तव्य मानता है भारतीय वाम ताकत दल। और उस परिप्रेक्ष्य में कि हमारे आपके दिलों में परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलियू की कुर्बानी और शहादत की प्रेरणा हम सभी के रग रगों में वो रग रगों में रचा बसा हुआ है।
और वह हमारे दिलों में रचे बसे हुए होने के कारण यह हम सभी को आदेश दे रहे हैं कि हमारी यानी उनकी कुर्बानी का ये परिणाम होना चाहिए कि इन गद्दारों को, जो घोर गद्दार नेहरू है और घोर गद्दार इंदिरा गांधी, घोर गद्दार राजीव गांधी, घोर गद्दार ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, घोर गद्दार सोनिया गांधी, घोर गद्दार प्रियंका गांधी को माकूल जवाब दे करके इस मुल्क के सामने, अपने देशवासियों के सामने उसको बेनकाब किया जाए। ये आदेश है हमारे उन अमर शहीदों की खून और बलिदानी का। तो अब चूंकि इस गद्दार से घटिया कोई शब्द का इजाद अब तक नहीं हुआ है, वरना इसे भी घटिया कोई शब्द होता तो वो भी जो गद्दार शब्द से भी कोई घटिया अल्फाज होता, शब्द होता, तो वह भी इस घोर गद्दार खानदान के लिए वो बौना और छोटा पड़ जाता है। लेकिन मजबूरी इस बात की है कि गद्दार शब्द से घटिया कोई शब्द है ही नहीं। तो आ जाइए इन घोर गद्दारों के विषय में थोड़ा परिचय आप लोग कर लें। हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या करवाने वाला रूस के शासकों के जरिए यह घोर गद्दार नेहरू नेहरू ने हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को रूस के जंगलों में बने हुए जेलों में निर्मम यातना दे करके इस घोर गद्दार नेहरू ने मरवाया है। यह घोर गद्दार नेहरू हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरवाने वाला यह घोर गद्दार नेहरू है, गद्दारी नंबर 1। उसके पहले जब हमारे शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद सुखदेव और अमर शहीद राजगुरु को फांसी लगने वाली थी, देश जो है पूरा ये पूरा इस गांधी से निवेदन कर रहा था कि जाकर के जो वायसराय लॉर्ड इरविन है उसे कह दीजिए कि इन लोगों की फांसी रुक जाए। पहले तो ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी बहुत आनाकानी कर रहा था, उनसे मिलने के नाम पर या उनसे मिलना नहीं चाह रहा था। लेकिन बहुत दबाव पड़ने पर यहाँ तक कि कांग्रेस में कई नेताओं के भी दबाव आ रहे थे। तो इतने दबाव के बाद जब वो मिलने गया तो इसी गद्दार नेहरू ने उसको सिखा दिया और उसी अनुसार ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने लॉर्ड इरविन से ये कहा कि यदि चूंकि ये भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव जो है जनता में बहुत लोकप्रिय हैं, इनको कुछ हुआ या इनको फांसी हुई तो बहुत बड़ी अशांति, बहुत बड़ा विध्वंस, बहुत बड़ा विप्लव, बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाएगा जिसको आप संभाल नहीं पाएंगे, जिसको आप काबू नहीं कर पाएंगे। तो जो फांसी 24 मार्च 1931 की सुबह को लगनी है, आप उनको शाम को ही मार दीजिए, आप इनको 12 घंटे पहले मार दीजिए। यह जो है घोर गद्दार नेहरू की सलाह पर घोर गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने यह सलाह दी वो वायसराय लॉर्ड इरविन को। इन दोनों की घोर गद्दारी ये देश जान ले।
हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जान लें, हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को रूस के शासकों द्वारा रूस के घने जंगलों में बने हुए जेलों के अंदर निर्मम यातना दे करके जो मरवाने के बाद ये घोर गद्दार नेहरू हमारे उसी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार पर जब तक वो जिंदा रहा ये जासूसी करवाता रहा, ये घोर गद्दार नेहरू। आगे देखिए, यह घोर गद्दार नेहरू उसी परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से मिलकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी जो कौन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हम सभी भारतीय भाई बहनों के दिलो दिमाग पर राष्ट्रभक्ति के सबसे बड़े प्रतिमान, सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति, सबसे बड़े आदर्श के रूप में आज भी जीवंत हैं और प्रतिस्थापित हैं। उसको इस घोर गद्दार नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिलकर के वो दस्तावेज बनवाया जिसमें इनको अंतर्राष्ट्रीय अपराधी माना गया। ये घोर गद्दार है नेहरू। और इसके बाद और इसके पहले सत्ता हथियाने के लिए ही इसने देश को बांटा। ये देश बांटने में ये दोनों हैं, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जो है ये जवाहरलाल नेहरू। देश को बांट दिया और उस देश को बांटने में हमारे मुल्क के 25 से 30 लाख भारतीय भाई बहनों ने जान गंवाई। 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजड़े। तो 25 से 30 लाख भारतीय भाई बहनों के खून के मंजर पर, उनकी लाशों पर 3 करोड़ से ऊपर उजड़े हुए भारतीय भाई बहनों के घरों के मंजर पर यह सत्ता हथियाया घोर गद्दार नेहरू। वो भी घोर गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के सहयोग से। और उसी में एक गद्दारी का कड़ी इसने और जोड़ा कि जिन अंग्रेजों के खिलाफ हमारे देश के लोगों ने संघर्ष किया 100 साल तक, फिर उसी अंग्रेजों के अधीन जो है भारत को गुलाम बना दिया, कॉमनवेल्थ का मेंबर बना करके, राष्ट्रमंडल का सदस्य बना करके। क्योंकि ये राष्ट्रमंडल का एक्स ऑफिशियो बाय वर्चू ऑफिस माने कि जो पदेन उस कॉमनवेल्थ का अध्यक्ष जो है वो इंग्लैंड का किंग या इंग्लैंड की महारानी होती है। तो उसकी अधीनता में ला दिया ये घोर गद्दार नेहरू भारत को राष्ट्रमंडल का सदस्य बनवा करके। देखिए, उसकी गद्दारी का वर्णन करना यूट्यूब के माध्यम से तो बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन थोड़ा थोड़ा नमूने के तौर पर ये बताया जा रहा है। कश्मीर के मामले में कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो चुका था। पाकिस्तान की सेना कबीलों के भेष पर जब आक्रमण की यहाँ पर कश्मीर में, और हमारी जो सेना जो है वो हवाई जहाज के थ्रू जाती थी, हवाई जहाज के जरिए श्रीनगर में उतरती थी और वहीं से अपना ऑपरेशन करती थी, चूंकि कोई रास्ता नहीं था। तो इसको 6-7 महीने लग गए और आखिरी वक्त में इस घोर गद्दार नेहरू ने कश्मीर के मसले को सरदार पटेल
के हाथ से छीन करके अपने हाथ में लिया और हमारी जीतती हुई भारतीय सेना पर इस घोर गद्दार नेहरू ने एक तरफा युद्ध विराम थोप दिया। यदि घोर गद्दार नेहरू एक तरफा युद्ध विराम नहीं थोपता तो पूरा का पूरा कश्मीर जो है हमारी भारतीय सेना जीत ली होती। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पीओके या पाक अधिकृत कश्मीर जैसी कोई समस्या ही नहीं होती। तो पाक अधिकृत कश्मीर की समस्या की जड़ में भी है यह घोर गद्दार नेहरू। अब जो बच रह गया कश्मीर, उसको भी ये घोर गद्दार नेहरू वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले गया। इसकी गद्दारी को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम देखती जाए। और वो ले भी गया तो यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ के उस अध्याय, उस चैप्टर में डलवाया जिसमें दो देशों के बीच में इसको विवादास्पद माना जाए, इसको डिस्प्यूटेड माना जाए। और फिर इसने एक बयान दे दिया कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जनमत संग्रह प्लेबिसाइड के जरिए करेंगे। और ये जानबूझ के उसने दिया। क्यों? कि उसको पता था कि कश्मीर में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की मेजॉरिटी है, बहुसंख्यक है वहां पर। तो उनको पाकिस्तान के पक्ष में बहला कर, फुसला कर या उनके दिमाग में जहर भर कर, जैसा कि अभी अब आप लोगों ने देखा होगा कि इसी गद्दार वो सोनिया के द्वारा, राहुल के द्वारा, गद्दार राहुल के द्वारा, प्रियंका के द्वारा हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के दिमाग में जहर वो भर दिया था और वो शिकार हो गए थे। तो थोड़ी सी विडंबना तो है कि ये बहुत जल्दी वो अफवाहों के शिकार बन जाते हैं। तो उसी प्रकार अफवाहों का शिकार बना करके जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो जो कश्मीर में थे, उनको पाकिस्तान के पक्ष में वो जनमत संग्रह कराया जा सकता है, ऐसा ही सोच करके इसने वक्तव्य दिया, इस घोर गद्दार नेहरू ने, कि कश्मीर के भाग्य का फैसला कश्मीर के लोग जनमत संग्रह प्लेबिसाइड के जरिए करेंगे। गद्दारी ये घोर गद्दार नेहरू की ये गद्दारी के नमूने अब जो है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन देखते जाएं। और फिर संवैधानिक छल करके, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड करके धारा 370 और धारा 35 से कश्मीर के लिए एक व्यवस्था करवाया। उस व्यवस्था का लबे लुबाब यही था कि कश्मीर जो है भारत के संसाधनों का उपयोग तो करेगा, उसका सारा पैसा इसी के खर्चे पर जो है चलेगा वो कश्मीर, लेकिन भारत का कोई सीधा नियंत्रण नहीं होगा। भारत का कोई भारतीय जो है वहां जाकर के बस नहीं सकता, कोई जमीन जो है वो खरीद नहीं सकता, कोई रिश्तेदारी वो कर नहीं सकता है। पाकिस्तान के लोग कर सकते हैं, पाकिस्तान के लोग वो बच सकते हैं, पाकिस्तान के लोग जमीन वो खरीद सकते हैं। इस तरह का खतरनाक जो है एक तरह से पाकिस्तानी उपनिवेश में बदल दिया उस कश्मीर को, जो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो चुका था। इतना बड़ा घोर गद्दार था नेहरू। और इस प्रकार जो पाकिस्तानी वो उपनिवेश बन करके उसमें इसी घोर गद्दार नेहरू के गद्दारी का एक उपज थी। ये अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती मोहम्मद परिवार, गुलाम नबी आज़ाद, ये सब उसी घोर गद्दार नेहरू घोर गद्दार नेहरू की गद्दारी के पेड़ की ये सब शाखाएं हैं। और वो कश्मीर जो कि इस घोर गद्दार नेहरू ने पाकिस्तान का उपनिवेश बना दिया, उसमें भारत के खिलाफ अलगाववादियों का, भारत के खिलाफ आतंकवादियों का,
भारत के खिलाफ पाकिस्तान परस्तों का वो एक आइलैंड बन गया, एक द्वीप बन गया और पाकिस्तान का उपनिवेश। और वो इस कदर वो आतंकवादियों का वो वहाँ पर वर्चस्व बढ़ गया, बोलबाला स्थापित हो गया कि वह दूसरे यानी कश्मीरी पंडित जो है वो उनकी आंखों में खटकने लगे। और उनको कैसे भगाया कि एक ही दिन 25 से 30 हमारे कश्मीरी पंडित भारतीय भाई बहनों की हत्या करके पहले उनको आतंकित किया। और उस 25 से 30 में महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। आतंकित करने के बाद ये आतंकवादी मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से यह ऐलान करवाए, और वो ये आतंकवादी वो कश्मीर के या अलगाववादी कश्मीरी पंडित को कश्मीरी पंडित नहीं बोलते थे इंडियंस। वो पहले ही मान चुके थे कि वो इंडियन नहीं है। वो जितने भी कश्मीर में रहने वाले अलगाववादी आतंकवादी थे वो अपने को इंडियन नहीं मानते थे, इसलिए वो कश्मीरी पंडितों को इंडियन बोलते थे। तो मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से यह ऐलान करवाते रहे और कई दिन तक कि ये इंडियंस यदि अपनी सलामती चाहते हैं तो अपनी जायदाद, अपनी औरतों को, अपनी बेटियों को छोड़कर चले जाएं। इतना अपमानजनक अपने ही देश में। ये सब जो है घोर गद्दार नेहरू की गद्दारी की उपज है। यह देश को समझना चाहिए। जबकि देखा यह जाता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो इस तरह का अत्याचार हुआ, ये बीजेपी वाले जो है वो मुसलमान भाइयों पर वो निशाना बनाते हैं और गद्दार नेहरू को बचाते हैं। ये जितने बीजेपी वाले हैं, जितने बीजेपी आरएसएस वाले हैं, इस मसले पर हमेशा इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों अर्थात मुसलमान भाइयों पर ही निशाना बनाते हैं। गद्दार नेहरू को बचाते हैं सब ये बीजेपी वाले, बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रवक्ता। तो ये भी जान लीजिए कि हमारे कश्मीरी पंडित भारतीय भाई बहनों के साथ उन आतंकवादियों ने जो कितना घिनौना जो है माने इस तरह से व्यवहार किया और वो वहाँ से छोड़ने को मजबूर हुए, उसकी जड़ में ये घोर गद्दार नेहरू है। यह देश को जानना चाहिए। अब इसके बाद ये चीन के मंसूबों को जानता था ये घोर गद्दार नेहरू। चीन के मंसूबों को देखिए, एक बात और है, इसकी गद्दारी का हालांकि यदि बयान किया जाए, इस खानदान जो नेहरू खानदान है बयान किया जाए तो बहुत मोटी मोटी पुस्तक भर जाएगी। यह जो है यूट्यूब के बस का नहीं है। वैसे भी तीन चार मैंने एपिसोड या 5-6 एपिसोड शायद इसमें लग जाएंगे, लेकिन वो भी सिर्फ नमूने के तौर पर। और पूरी इसकी गद्दारी का वर्णन किया जाए तो इवन महाभारत और रामायण और कुरान वगैरह भी पुस्तक जो है जैसी मोटी मोटी पुस्तकें भी छोटी पड़ जाएंगी। इतनी इन सबों की जो ये घोर गद्दार खानदान है नेहरू, और देश के खिलाफ, सिर्फ देश के खिलाफ, तो वो किताबें भी कम पड़ जाएंगी। तो इन सबों की गद्दारी का बहुत लंबी फहरिस्त है और इन सबों के रग रग में गद्दारी जो भरी हुई है वो भारत के खिलाफ। अब ये बीजेपी वाले उसके आगे भीगी बिल्ली बने रहते हैं, उसके गद्दारी के आरोप को झेलते हैं। ये बीजेपी का काम है कि वो मोदी जी को डिफेंड करना, ये डिफेंड करें न करें, ये काम उनका है, ये बला उनकी है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता दल को और मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि वो उस खानदान का वो तत्व और वो जो है वो घोर गद्दार जिसके खानदान के हर गद्दार में भारत के खिलाफ गद्दारी रग रग वो बसी हुई है, उसके नस नस में बसी हुई है।
आज वो दूसरे को गद्दार कर रहा है। ये वैसे ही है, थोड़ा सा इसको रोकर, ये वैसे ही है कि जैसे आप सभी लोग वो गांव गिराज के होंगे, गांव में मान लीजिए कोई ऐसे महाचोर है और गांव वाले जानते हैं कि ये चोर है, तो यदि उसका मान लीजिए समाज यदि उसके समाज निष्कासन या समाज बहिष्कार की बात है कि भाई चोर है, इसके साथ में उठना है, बैठना है और इसका निष्कासन करना है, यदि उसको ये पता लगता है तो पहले से ही वो एक ऐसा माहौल बनाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि चोर के दाढ़ी में तिनका, क्योंकि वो पहले से ही जो है वो चिल्लाने लगता है और वो चिल्ला करके झूठे जो है उसी चोरी का ही आरोप वो कई लोगों पर लगाने लगता है। तो उसके दृष्टिकोण से कई फायदे उसके हैं कि भाई इस तरह का एक उहापोह कंफ्यूजन का माहौल बनाता है कि भाई आखिर कौन चोर है और कौन चोर नहीं है। यदि इस तरह का माहौल रहेगा तो इसी के समझने में भी यानी काफ़ी वक्त निकल जाएगा और जितना ही वक्त निकलेगा उतने वक्त तक जो है वो महाचोर अपना सर छुपाने में कामयाब रहेगा। तो इस चीज़ को समझने की परम आवश्यकता है कि इसके पहले भारतीय वाम ताकत दल के पहले कोई ऐसा दल नहीं था जो कि इस नेहरू खानदान के हर एक नेहरू से लेकर के इंदिरा, राजीव और ये सोनिया और जो राहुल प्रियंका की भारत के खिलाफ गद्दारी के भारत के खिलाफ गद्दारी को देश के सामने बेनकाब करे। भारतीय वाम ताकत दल के अलावा जो है कोई दल ऐसा था ही नहीं। और इसको मालूम है कि जिस वक्त ये जनता के बीच में आएगा जो है इनको जब बेनकाब करेगा तो इनकी स्थिति क्या होगी, जनता इनका क्या हाल करेगी, ये पहले से तैयारी कर रहे हैं कि एक ऐसी जो है वो गद्दार बोल करके एक कन्फ्यूजन, एक वहापोह की स्थिति पैदा करने की इनकी एक कोशिश, एक जो है दुस्साहस और कोशिश है। सिर्फ इसलिए कि भारतीय वाम ताकत दल पहला ऐसा दल है जो कि इस घोर गद्दार खानदान के गद्दारी का और प्रत्येक जो है जो गद्दारों के गद्दारी को देश के सामने बेनकाब कर रहा है। और जब भी अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के बीच में आएगा इनकी गद्दारी को विधिवत बकायदे इनको बेनकाब करेगा, यह इनको अच्छी तरह से मालूम है। इसलिए एक जो है उहापोह कन्फ्यूजन की स्थिति लाने के लिए ही जो है ये दूसरों को गद्दार कहना शुरू किए हैं। लेकिन भारतीय वाम ताकत इनको छोड़ेगा नहीं और उसी तरह से वाम दलों को भी छोड़ेगा नहीं, उनको भी अच्छी तरह से बेनकाब करेगा अपने भारतीय भाई बहनों के समक्ष, अपने देश के सामने। तो अब आ जाइए, जो है जब ये प्रधानमंत्री था तो जानता था कि चीन के मंसूबे क्या हैं। चीन जो है भारत पर हावी हो रहा है। तब भी इस गद्दार नेहरू ने चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन-लाई को भारत बुलाया और इसने हिंदी चीनी भाई भाई का और ये माजरा है और ये घटना है सन 1955 के आसपास की। तो हिंदी चीनी भाई का एक धोखेबाजी वाला माहौल इसने बनवाया इस घोर गद्दार नेहरू ने। और इधर हिंदी चीनी भाई का नारा ये लगवा रहा था घोर गद्दार नेहरू, और उधर वो अक्साई चीन को वो कब्जा कर रहा था। जब ये भारत को मालूम हुआ तब इस घोर गद्दार नेहरू ने सरेआम और संसद में कहा कि वो अक्साई चीन चला गया तो क्या हुआ, वहां तो एक घास भी नहीं उगती है। अब उस समय के माहौल
के विषय में मैं नहीं कहा जा सकता कि कितने लोगों ने विरोध किया। वैसे तो जी न्यूज़ वाला बता रहा था कि उसमें जेबी कृपलानी और सी राजगोपालाचारी और मनोहर लोहिया और कोई वो थे महावीर त्यागी, और इन लोगों ने सिर्फ प्रतीकात्मक विरोध किया। उसकी घोर गद्दारी को जिस रूप में बेनकाब करना चाहिए था, जो कि ये बेनकाब करने की कोशिश भारतीय जनता दल इस समय कर रहा है, ऐसा किसी ने नहीं किया। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। और जब उसने कहा कि जब उस घोर गद्दार नेहरू ने संसद में कहा कि अक्षय चीन में एक घास भी नहीं उगती है, तो महावीर त्यागी जो है भी उसके आगे भीगी बिल्ली बन करके बोल रहे हैं कि मेरे सर पर भी कोई बाल नहीं है। अब कोई भी राष्ट्रभक्त होता है, कहता है कि अरे गद्दार नेहरू, तुम्हारे सर पर भी बाल नहीं है, तो क्या तुम्हारे सर को भी काट करके चीन को दे दें? ये जवाब बनता था। लेकिन उस समय भी जो है इस घोर गद्दार नेहरू के सामने सब के सब जो है वो भीगी बिल्ली वो बने हुए थे। तभी तो ये देश वो भगत रहा है। लेकिन भारतीय जनता दल इस खानदान जो है, इसलिए कि हम में या भारतीय जनता दल में और भी जो भारतीय भाई बहन भारतीय जनता दल से जुड़ रहे हैं, और एक दिन पूरा देश पूरा देश जो है जुड़ जाएगा। इनमें जो है जो ताकत है, जो प्रेरणा है, वो परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के अमर शहीद रानी गडुली तक की ताकत है। और जो है इस गद्दार जो है, जो नेहरू खानदान के हर एक को, बाकी तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन जो रह गए हैं ये गद्दार नेहरू, गद्दार ये राहुल गांधी, यदि ये इटली भी भाग करके शरण लिया और भारतीय जनता दल की सरकार आई, वो इटली से खींच करके लाएगा इसको, और देश के सामने जो है वो बेनकाब करेगा। लोग इस पर थूकेंगे भी और पत्थर भी मारेंगे कि देश के साथ गद्दारी करने का ये अंजाम है। तो ये बुला करके हिंदी चीनी भाई किया, और जो है उधर जो है चीन जो है हमारा अक्साई चीन को वो कब्जा कर रहा था। और इसके बाद जो है उसने वो आक्रमण भी कर दिया, और भी जमीन वो हड़प लिया इसने, चीन ने। गद्दारी इसने क्या किया कि एक तो जो है जब सन 1949 में जब सेना अध्यक्ष, अच्छा उस समय 1949 में एक ही माने तीनों अंगों का, माने स्थल सेना और वायु सेना और जल सेना, इन तीनों का अध्यक्ष एक ही हुआ करता था। तो वो थे रायभूचर इसके पास गए कि सर, मैं अपनी जो है वो भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना चाहता हूँ। इसने रायभूचर को भगा दिया, कहा कि हमको सेना कि हमको सेना चाहिए ही नहीं, हम तो शांतिप्रिय देश है। यानी ये इस तरह का तर्क दिया इसे घोर गद्दार नेहरू ने। अपनी सेना के लिए एक सुई तक इसने बनने नहीं दिया इस घोर गद्दार नेहरू ने। अपनी सेना के लिए कोई हथियार था ही नहीं। यदि हथियार होता तो शायद सन 62 की और वो तस्वीर होती। वो तो चूंकि कम्युनिस्ट देश चीन ने आक्रमण किया तो भारत पर, तो अमेरिका तो थोड़ी सहायता जरूर कर रहा था। अमेरिका से बंदूकें आ रही थी और जो है राइफल वगैरह आ रहे थे। उसी को लेकर के हमारे भारतीय जवान वो लड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर भी वो हकीकत फिल्म देखिए, उसमें स्पष्ट ये खुलासा है कि इस नेहरू ने गोली न चलाने का जो है वो आदेश दिया था। इस नेहरू ने अपनी सेना को गोली न चलाने का आदेश दिया था, इस घोर गद्दार नेहरू ने।
और तो हाँ, और इसके बाद तो जब वो नरसंहारी विस्तारवादी कम्युनिस्ट पार्टी चीन की जो है वो तिब्बत पर कब्जा करना चाह रही थी, तिब्बत के लोग अपनी रक्षा के लिए भारत में मिलना चाह रहे थे, तब तक जो है अच्छा, और वहाँ का शिष्टमंडल मिलने भी आया इस घोर गद्दार नेहरू से। ये घोर गद्दार नेहरू तिब्बत के शिष्टमंडल से मिला नहीं और उसको इंतजार करवाया और तब तक इंतजार करवाया जब तक कि उसने एक और गद्दार था, उसका चमचा के.एम. पनिकर के जरिए चिट्ठी ने भेज दिया उसको माओ से तुमको चीन के कि भारत जो है चीन पर, भारत जो है तिब्बत पर चीन की संप्रभुता को की मान्यता देता है। जब तक इस तरह की मान्यता देता है, मतलब कि भारत जो है या नेहरू जो है वह तिब्बत पर चीन के अधिकार का समर्थन करता है। ये गद्दारी का जब तक पत्र नहीं दे दिया तब तक जो है वो शिष्टमंडल से मिला नहीं। शिष्टमंडल से यही कहा कि अब तो ये तिब्बत जो है वो चीन का हो गया, अब जाकर के वो जो है चीन से मिलिए या चीन में जो है माओ से तुंग से मिलिए। ये गद्दारी थी। तो एक नमूना बताया गया तिब्बत। तो तिब्बत का क्षेत्रफल हमारे भारत के क्षेत्रफल का 2/3 है। यदि तिब्बत भारत में होता तो क्या स्थिति होती? त्रिभुवन सिंह थे सन 1949 के आसपास, वो भी डर गए थे, वो भी भारत में मिलना चाह रहे थे, उसको भी ये घोर गद्दार नेहरू नहीं मिलने दिया। बर्मा भी मिलना चाह रहा था, उसको भी नहीं मिलने दिया। ये घोर गद्दार कांग्रेसी शायद कोई कहीं तर्क दे रहे थे कि जो है कि यदि वो 45,000 वर्ग मील हमने उसको दे दिया चीन को, तो हमने सिक्किम ले लिया। अरे गद्दार जेएनपीसी वालों, कांग्रेसियों, ये सिक्किम जो है वो चीन का हिस्सा नहीं है। सिक्किम जो है वो नेपाल, भूटान की तरह जो है एक जो है वो स्वतंत्र देश था, और उसने अपने यहाँ रक्षा के लिए जो है वो जनमत संग्रह के द्वारा भारत में विलय के लिए जो है वो उसने जो है जनमत संग्रह वो करवाया। तो इसमें वो इन गद्दारों की यानी कोई भूमिका नहीं है, और वो चीन का हिस्सा है भी नहीं। लेकिन ये गद्दार जो है जेएनपीसी वाले कहीं भी बोल जाते हैं, अब पूरा का पूरा देश जो है उसके गद्दारी की बातों को का कोई जवाब नहीं देता है। लेकिन भारतीय जनता दल तो उस मौके को खोज रहा है। अभी थोड़ी सी संसाधन की कमी है कि खोज रहा है कि इन गद्दारों को उनके सामने जो है गद्दार के रूप में बेनकाब करेगा, और बेनकाब करने के लिए आतुर है। सामना तो करें। तो ये एपिसोड देखिए, ये एपिसोड लंबा न होने पाया। अभी इस गद्दार जो है नेहरू खानदान की जिसके रग रग में भारत के खिलाफ गद्दारी है, उसको 2-3 एपिसोडों में नमूने के तौर पर, वो भी विस्तार से नहीं, विस्तार तो संभव है ही नहीं, विस्तार से बताया जाए तब तो बड़ी मोटी पुस्तक और कई महीने वो लग जाएंगे। लेकिन नमूने के तौर पर 2-3 एपिसोडों में बताने की कोशिश की जाएगी। तो इनको वो मिलने नहीं दिया। और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसी के सम्मान करते हुए सुरक्षा परिषद की वह अस्थायी सीट, वो वीटो पावर वाली, भारत को मिली हुई थी। इस गद्दार नेहरू ने उस सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट भी थमा दिया इसको, चीन को, जिस अस्थायी सीट के लिए आज भारत जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है।
सबसे जो है वो समर्थन दिलवाता है कि हाँ भाई भारत को भी जो है वो परमानेंट सीट वो मिलनी चाहिए। और तमाम राजनीति जो है अमेरिका वाले सब कर रहे हैं। वो अस्थायी सीट भारत को मिली हुई थी, इस गद्दार नेहरू ने वो परमानेंट सीट वीटो पावर वाली मिली हुई थी। ये चीन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य जो है नहीं बन पा रहा था, क्योंकि जो इसकी नीति थी यानी वो नरसंहार और जो है और दूसरे देशों को कब्जा करने वाली नीति जो फैला रहा था, उसके कारण जो है बाकी देश वो विरोध कर रहे थे। ये नेहरू ने ही भारत के मैंने इस गद्दार नेहरू ने ही चीन को बताया और वो बोला था कि तुम अभी तिब्बत पर हमला मत करो, इसलिए कि ये समय नहीं है। पहले वो गद्दार नेहरू चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य वो बनवा दे पहले, अब इसके बाद जो है वो तिब्बत पर कब्जा करे या हमला करे। तो इतनी साजिश करके वो उस चीन जो अपना दुश्मन नंबर 1 है, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनवाया। और उसके बनवाने के बाद जो परमानेंट सीट मिली थी जो सिक्योरिटी काउंसिल की या सुरक्षा परिषद की, भारत को मिली वो थमा दिया चीन को। और भी तमाम गद्दारियां हैं, तो और भी एपिसोडों में बताया जाएगा। और सभी लोग देश के सभी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, सभी आदरणीय भारतीय समझे कि ये नेहरू खानदान के रग रग में भारत के खिलाफ गद्दारी भरी हुई है। अब ये गद्दार के रूप में बेनकाब क्यों नहीं हो रहा है, ये अगले एपिसोड में बताया जाएगा। लेकिन फिर भी ये 2 समुदाय हमारे हैं, हमारे एक हिंदू सनातन वाला और इस्लाम आस्था वाला। इन दोनों में एक बहुत खतरनाक किस्म का दृष्टिकोण जो है वो फैलाया गया है। हिंदू सनातन में ये बताया गया है कि इस देश में समस्या और गद्दारी जो है वो इस्लाम आस्था वालों के कारण है, मुसलमान के कारण है। और इस्लाम आस्था में जो खतरनाक किस्म का दृष्टिकोण फैलाया गया है कि इस देश की समस्या आरएसएस बीजेपी से। इसका विस्तार से अगले एपिसोडों में बताया जाएगा। जब तक ये दृष्टिकोण दोनों में रहेगा, तब तक इसे घोर गद्दार जो कुनबा है जेएनपीसी का या ये जो खानदान है, इसकी गद्दारी जो है बेनकाब करने में दिक्कत होगी। और इसीलिए लोग जो है इसे नेहरू को गद्दार समझने में उसको प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं। हिंदू सनातन में जब भी गद्दारी की बात आएगी तो वो पहले वो मुसलमान को ढूंढते हैं। इस्लाम आस्था में जब भी गद्दारी की बात आएगी नेहरू की, तो वो पहले ढूंढेंगे बीजेपी और आरएसएस को। इस मानसिकता को दूर करना होगा और इसको विस्तार से भारतीय जनता दल आगे बताएगा। इसी कारण जो है ये घोर गद्दार, मैंने पहले ही बताया कि इस गद्दार से घटिया कोई शब्द का इजाद हुआ ही नहीं है। इसलिए और यदि उसका इजाद भी होता तो वो शब्द भी इन सबों की गद्दारी के आगे बौना दिखता। तो निश्चित है ये बताएगा। और इस जेएनपीसी को कि गद्दारी जो है वो बेनकाब करके रहेगा। और यदि इसको सत्ता मिल गई तो निश्चित है कि उसका जो है नेमेसिस जो इनका जो हस्र है वो जरूर इनको दिलवाएगा, चाहे जब भारत में रहे, चाहे भाग करके वो इटली में जाकर वो शरण ले, वहाँ से भी खींच के लाएगा इनको। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।